प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एससीओ के 23वें सम्मेलन में पाकिस्तान और चीन को तगड़ी फटकार लगाई। वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ देश अपनी नीतियों में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की निंदा करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे। आपको बता दें कि पिछले महीने यूएन में भारत और अमेरिका ने 26/11 के आरोपी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव लाया था, तो चीन ने इसे रोक दिया था। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्ती में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। ये कन्वेंशन सेंटर श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट ने बनवाया है। ये सेंटर संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए काम करेगा। यहाँ अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ मिलकर सत्य साईं बाबा की शिक्षा पर विचार विमर्श और आदान प्रदान कर पाएंगे। यहाँ कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ ठहरने की सुविधा के अलावा ध्यान केंद्र और हरा भरा शांत बगीचा भी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेंटर का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें हमेशा सत्य साईं बाबा का आशीर्वाद मिलता रहा है। अब कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। और अब बात करते हैं मार्केट की। फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश दिखा। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। निफ्टी बैंक भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 65,480 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 66 अंक चढ़कर 19,390 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बढ़त आईटी, बैंकिंग, फार्मा इंडेक्स में रही। ऑटो, इंफ्रा, एनर्जी स्टॉक्स में दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। तो सुमित, बताइए आज की हाईलाइट्स, किन किन सेक्टर स्टॉक्स में एक्शन रहा? देखिए, आज भारतीय बाजारों में वैसे तो हर निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन जो स्ट्रेंथ की इंटेंसिटी थी थोड़ी कम हुई। स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पर बिकवाली उतनी नहीं, मतलब हायर उतनी तेजी नहीं थी। स्मॉल कैप फ्लैट, मिड कैप भी फ्लैट रहा। तो कुछ बढ़ने वाले शेयरों में सबसे पहला नाम बजाज फाइनेंस का। शानदार सेल्स के नंबर्स, Q1 के नंबर्स, और उसके बाद 7% का उछाल यहाँ। बजाज फिनसर्व में रिएक्शन 6% का। हीरो मोटोकॉर्प नई बाइक लॉन्च करने का इंपैक्ट 5% ऊपर। टेक महिंद्रा 2.5% की तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प का जहां पॉजिटिव इंपैक्ट था वहीं पे नेगेटिव इंपैक्ट आयशर मोटर पे रहा, 6.5% नीचे। भारतीय एयरटेल 1.5% नीचे, एक्सिस बैंक 1.25% नीचे और ग्रासिम करीब 1.5% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में एस्टर डीएम 13.5% का एक शानदार उछाल। सुजलॉन लगातार तेजी में 9% की तेजी। एफडीसी 7.5% ऊपर और टाटा टेली महाराष्ट्र करीब 7% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में ब्राइटकॉम ग्लोबल करीब 5% नीचे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक न्यूज का इंपैक्ट और बीएलएस इंटरनेशनल भी करीब 4% नीचे। एचईजी 3.5% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। पीएनबी मिड कैप में पीएसयू बैंकिंग बास्केट अच्छी तेजी में, तो पीएनबी, बीओआई, आईओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक सब में एक अच्छी खरीदारी। तो 1.5 से लेकर 6% तक का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक फ्लेवर है पीएसयू बैंकिंग का, लेकिन अदरवाइज मिड कैप, स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट। तो ये रहा एक क्विक अपडेट आज मार्केट में हुआ क्या। लेकिन अब बात कर लेते हैं सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की आज के सेशन में कहां देखने को मिले। हालांकि आज एक तेजी का सेशन ही ओवरऑल देखने को मिला था, लेकिन प्रभुदास लीलाधर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अमीशा वोरा का कहना है कि मार्केट में जो तेजी चल रही है उसमें हर सेक्टर की भागीदारी है। उन्होंने आगे कहा कि इस ग्रोथ में डिफेंस, रेलवे, ऑटो जैसे सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
आप देखोगे कि ये बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड निफ्टी अप मूव नहीं है, खाली मिड कैप भी जबरदस्त पार्टिसिपेट कर रहा है, स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहा है, माइक्रो कैप पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसके चलते मार्केट के लेग्स बहुत बढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। सो ये बहुत ही हार्टनिंग चीज है। बट यस, ऐसा डेफिनेटली कह सकते हैं कि एट दिस पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आ चुका है। बट हमारा यहां से भी 12 महीने का टारगेट 20,000 के ऊपर की निफ्टी का है। ओवरऑल इंडिया स्टोरी में अभी भी लार्जर पार्टिसिपेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही रहेगा अक्रॉस द बोर्ड। मैन्युफैक्चरिंग जिसमें चलो डिफेंस भी आ गया, रेलवे भी आ गया, ऑटो भी आ गया, एंसिलरी भी आ गया, एंड सो मेनी अदर कोर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया। और आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ शरद पवार गुट में फूट को रोकने के लिए मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ अजीत पवार गुट एनडीए में शामिल होने के बाद एक्शन में दिख रहा है। आज अजीत पवार ने महाराष्ट्र में एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करके अपनी ताकत दिखाई। अजीत पवार ने अपने सरकारी बंगले को ही पार्टी का कार्यकाल बना दिया। शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद आज पहली बार अजीत पवार समेत सभी 9 नए मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में भी बैठकों का दौर चल रहा है। एनसीपी में बगावत के बाद मुंबई में कांग्रेस सांसदों और विधायकों की बैठक हुई। वहीं मुंबई में मातोश्री पर उद्धव गुट ने भी अहम बैठक की। इस बैठक में उद्धव गुट के सभी विधायक और सांसद मौजूद रहे। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें विधानसभा स्पीकर पर बागी विधायकों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया। और इसी मुद्दे पर और अपडेट देने के लिए विनय देश पांडे हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारे संवाददाता। विनय, एनसीपी में फूट के बाद आज महाराष्ट्र में क्या क्या हलचल है, क्या चल रहा है, क्या है पूरा अपडेट? जी, आज सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि ये रही कि जो नया मंत्रिमंडल है, जिसमें अब 9 एनसीपी के मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, उनकी आज पहली कैबिनेट बैठक हुई। सूत्रों की माने तो अब अजित पवार को फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिल रहा है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस जो खुद एक डीसीएम हैं और जिन्होंने फाइनेंस भी अपने पास रखा था, उन्हें शायद अपना फाइनेंस पोर्टफोलियो देना पड़ रहा है। और अब अजित पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनको शायद फाइनेंस ये पोर्टफोलियो मिल रहा है। उस मुख्य मीटिंग के बाद जो कैबिनेट बैठक है, उसके बाद हमने देखा कि एनसीपी में लगातार बैठकों का सत्र जारी रहा। आज हालांकि एनसीपी ने अपना नया ऑफिस खोलना था, सुबह से उसे काफी विलंब हो चुका था, लेकिन एक बार कैबिनेट की बैठक होने के बाद अभी थोड़ी ही देर पहले अजित पवार ने वो भी इनॉग्रेशन पूरा कर दिया। उसके बाद लगातार पक्ष की बैठकें एक के बाद एक जारी हैं। उधर शरद पवार भी कल देर रात जब वापस लौटे करार से, आज से उन्होंने वापस अपना काम शुरू कर दिया है। वाईबी चव्हाण सेंटर में हमने देखा कि नाना पाटोले जो कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनसे भेंट के लिए चले गए हैं। ये तब जब कांग्रेस की खुद एक महत्वपूर्ण बैठक आज विधान भवन में हो गई, जिसमें कांग्रेस ने काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सबसे अहम मुद्दा ये है कि कांग्रेस अब ये सोच विचार कर रही है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है, उस पे अब वो क्लेम करना चाहेगी। उसके बारे में भी अगले कुछ दिनों में गतिविधियां अब एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा कल, जब राष्ट्रवादी के दोनों ही गुट महत्वपूर्ण मीटिंग लेंगे और तब शो ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा। हजारों कार्यकर्ता मुंबई में आने की संभावना जताई जा रही है और उसके बाद ही शायद कुछ अंदाजा आ पाए कि अभी तक जो दोनों गुट हैं जिन्होंने नंबर्स दिए नहीं हैं, वो नंबर्स शायद कल क्लियर हो पाए। और उसी के चलते आज भी बैठकों का सत्र जारी है, ये जोड़ने के लिए कि नंबर्स ज्यादा से ज्यादा एकाध गुट के पास रहें। और इसके अलावा उद्धव गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, उसमें क्या कहा गया है, क्या अपडेट उस फ्रंट पर? जी, वो जो याचिका दायर की गई है, वो सुनील प्रभु ने दायर की है। उसमें ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में जो निर्णय दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्पीकर को अब इसमें डिसाइड करना होगा कि डिस्क्वालिफिकेशंस का क्या स्टेटस रहेगा, तो उसके बारे में अब
उसके बारे में अब हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक स्पीकर ने इस पे निर्णय नहीं लिया और इसीलिए उनको बताया जाए कि जल्द से जल्द इस पे निर्णय हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो मई महीने का वर्डिक्ट था उसमें क्लियरली बताया गया था कि रीजनेबल टाइम फ्रेम में ये वर्डिक्ट आना चाहिए। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का ये कहना है कि राबिया नेबम अगर हम देखें तो उसमें जो रीजनेबल टाइम है वो 3 महीनों का है, तो इसके चलते स्पीकर ने भी 3 महीनों के समय में इस पे निर्णय लेना चाहिए, जो कि अभी तक लिया नहीं है। अगर इस याचिका के चलते अब स्पीकर को भी बताया जाएगा कि वे इस पे रिप्लाई दे दें, लेकिन स्पीकर के ऑफिस से हमको जानकारी मिली है, खुद स्पीकर से हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई भी निर्णय नहीं है जिसके चलते उन्हें ये मानना पड़े कि 3 महीनों में ही ये निर्णय देना चाहिए। वे अपने तरीके से इस पे जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे, लेकिन किसी पे भी अन्याय नहीं होने देंगे। तो वो और एक जो नाट्य सत्र है महाराष्ट्र के राजकीय गतिविधियों में, वो भी अभी चल रहा है। जी स्मिता। शुक्रिया आपका ये पूरी डिटेल बताने के लिए, जो गहमा गहमी है और क्या अपडेट है अलग अलग पॉलिटिकल फ्रंट पर, उसकी डिटेल्स यहां पर आपको बताई गई। लेकिन आगे बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ एंड जस्टिस पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के बाद कल रात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में उत्तराखंड में यूसीसी पर ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई भी मौजूद रही। इस बैठक में यूसीसी के मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं आज धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि वो समान नागरिक संहिता लागू करने में देरी नहीं करेंगे, लेकिन इसकी कोई हड़बड़ी भी नहीं है। कि अभी तो चूंकि यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट कंप्लीट रूप से हमें नहीं मिला है और उनका ड्राफ्ट जब मिलेगा तो उस पर तभी कुछ कह पाना संभव होगा। हम बहुत देर भी नहीं करेंगे और जल्दबाजी में जो है ऐसा काम भी नहीं होगा कि जो है कि कोई ऊपर का नीचे हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझ कर उस पर काम होगा। चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आप देखते रहिए आवाज समाचार। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और हार्ले डेविडसन एक बार फिर भारत लौट आई है। इस बार साथ में हीरो मोटोकॉर्प भी है। दोनों ने मिलकर देश की पहली मेड इन इंडिया हार्ले डेविडसन लॉन्च की है। नाम है हार्ले डेविडसन X440। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत है इसकी कीमत, जो कि 2,29,000 से शुरू हो रही है। इसके साथ ही बाइक जोरदार फीचर्स से लैस है, जिसमें ABS, फ्रंट और रेयर डिस्क ब्रेक्स, एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स, स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स शामिल हैं। बाइक 3 वेरिएंट्स में लॉन्च हुई है। आज से ही बाइक की बुकिंग्स शुरू हो जाएंगी। हार्ले के लौट आने से इसके चाहने वालों के दिल बल्लियों उछल रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसने बुलेट बनाने वाली आयशर मोटर्स के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया है। क्यों है ऐसा, बता रही हैं हर्षिता सावंत। हार्ले डेविडसन और हीरो मोटोकॉर्प ने दरअसल कल अपनी पहली क्रूजर बाइक लॉन्च की X450। इसकी खासियत यही है कि दरअसल ये आयशर की जो एग्जिस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट वाली गाड़ी है, चाहे वो आपकी क्लासिक 350 हो या फिर मीटियोर 350, उसको सीधा टक्कर देती है। और इसका इंजन ज्यादा मजबूत है, 440 सीसी वाला क्षमता का ये इंजन है। प्राइसिंग के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे काफी इंटरेस्टिंगली प्राइस्ड ये पर्टिकुलर एंटिटी है। लेकिन इस मोटोकॉर्प में जो पार्टनरशिप है हीरो के साथ साथ जो हार्ले डेविडसन आया है, उसी को लेकर दरअसल आयशर पर ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया और इसीलिए हमने देखा है 5% से ज्यादा, इनफैक्ट अभी लगभग 7% नीचे करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक लेकर आते हैं आपके लिए वो वरी फैक्टर। देखिए इस समय अगर आप 350 सीसी का सेगमेंट देखें, यहां पर कंपटीशन अब क्लियरली बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट शेयर जो है वो लार्जली आयशर मोटर्स के ही हाथ में है। इनफैक्ट 250 सीसी से ऊपर का 90% मार्केट शेयर दरअसल आयशर मोटर्स कमांड करता है। और ऑफ कोर्स कल वो एक और गाड़ी बजाज ट्रायम्फ वाली भी अनवेल होने वाली है, जो इसी मार्केट पर दरअसल फोकस करेगी। रॉयल एनफील्ड की 2 सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती है इस मार्केट में, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी और रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 सीसी। और इनकी जो प्राइसिंग है अगर आप देखें, इसको इमीडिएटली कंपेयर करें X450 से, तो X450 प्राइस की गई है एंट्री लेवल पे 2.29 लाख पर और टॉप वेरिएंट इसका 2.69 लाख पर है।
ये आप ध्यान दीजिए, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 2 लाख पर है और मीटियोर 2,25,000 में आपको मिलेगी। तो अगर आप कंपेयर करेंगे X450 थोड़े से प्रीमियम पर, ज्यादा प्रीमियम पर नहीं है, 15 to 20% का ही प्रीमियम आपको अगर देना होगा, आप ले सकते हैं X450। और X450 की खासियत तो यही है कि ये हार्ली डेविडसन के ब्रांड के साथ दरअसल गाड़ी मिलती हुई दिखाई देगी। इसीलिए मार्केट को डर है कि जो लोग अब तक रॉयल एनफील्ड के पूरी तरह से मुरीद थे, उसी के बड़े फैन थे, वो शायद 15 से 20% ज्यादा पैसे देकर हार्ली डेविडसन की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं हार्ली एक मशहूर अमेरिकन ब्रांड है। जितना मशहूर रॉयल एनफील्ड भारत में है, उतने ज्यादा मशहूर हार्ली डेविडसन का ब्रांड है। इसीलिए वो प्रीमियमाइजेशन का फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा ब्रांड में, और प्राइसिंग इतनी कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है नहीं। यही डर है जो दरअसल आज आयशर मोटर्स को सता रहा है। नोमुरा ये कहता है कि दरअसल इस समय इमीडिएट इंपैक्ट नहीं, लेकिन 1 से 2 सालों में ये जो 90% मार्केट शेयर आयशर मोटर्स के हाथ में है, वो आगे फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। और यही वो चीजें हैं कि हीरो हार्ली की गाड़ी आना और कल जो बजाज ट्रायम्फ की गाड़ी लॉन्च होगी, उसका डर आयशर मोटर्स पर क्लियरली हावी है आज के दिन। शुक्रिया हर्षदा आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो हार्ले डेविडसन के लॉन्च होने के बाद रॉयल एनफील्ड के लिए थोड़ी सी टेंशन बढ़ी है, क्योंकि सब 500 सीसी सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 बेस्ट सेलिंग बाइक है और उसके लिए चैलेंज जरूर पोज होता है। ना ही सिर्फ हार्ले डेविडसन 440 की तरफ से, बल्कि बजाज ट्रायम्फ ने भी अपनी 400 सीसी की 2 बाइक्स ग्लोबल मार्केट्स में अनवील की हैं। प्राइसिंग आ जाएगी तो वो भी एक चैलेंज आगे रहेगा, और यही कारण हमने स्टॉक में प्रेशर बनते हुए देखा। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। इस बुलेटिन में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।